सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा नी धा नी सा नी धा नी धा पा दा पा मा गा रे गा रे सा। पहले तो मैंने ब्रेल लिपि से एजुकेशन ली, जो ब्लाइंड्स के लिए होती है, जिससे ब्लाइंड एजुकेशन ले सकें। संगीत है क्या? संगीत एक्चुअली जिसमें गीतों का संगम हो, स्वरों का संगम हो, ताल लय मात्राओं का संगम हो और कलाओं का संगम हो। 3 कलाएं हैं हमारे संगीत में, गायन कला, वादन कला और नृत्य कला। जो ये तीनों कलाएं मिल जाती हैं, इन तीनों कलाओं को समावेश जब हम कर देते हैं तो एक संगीत का निर्माण होता है। तो ये बेसिकली एक संगीत है। स्वर क्या होता है? स्वर आवाज लगाने की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आप देख रहे हैं नाबरबंदे चैनल। दोस्तों, आज हम एक संगीत अध्यापक के पास पहुंचे हैं, श्री सूरज वर्मा जी के पास। तो बातचीत करेंगे उनसे। वो संगीत पढ़ाते हैं, डबल एमए हैं, वेल एजुकेटेड हैं। तो आओ सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री सूरज वर्मा जी का। वर्मा सर, आपका नाबरबंदे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपकी जो योग्यता है, पढ़ाई आपने कहाँ से की सर? जी, मैंने जो मेरी अर्ली एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन दोनों ही मैंने दिल्ली से ली, और स्कूलिंग भी मेरी दिल्ली से हुई, और जो मेरी बाकी की एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन के बाद की जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। दिखाई नहीं देता, ये जन्म से ही नहीं दिखाई देता था या कहीं बाद में आपकी जो है वो मतलब जो आंखों की रोशनी चली गई? जी सर, इसके पीछे भी कहानी है। इसके पीछे कई लोग कहते हैं कि आप जन्म से ही आप अंधे हैं या जन्म से ही आपके साथ ये दिक्कत है। लेकिन मैंने जो महसूस किया, जो मुझे लगा, जो मैंने अपने घर पे बात की, तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मी को अस्थमा की बीमारी थी। वो अस्थमा पेशेंट थी, तो वो जो मेडिसिन्स वगैरह लेती थी, तो जब मैं बॉर्न होने वाला था तो वो मेडिसिन्स कहीं ना कहीं मेरी आइज़ को डिडक्ट करी हैं, उसको उन्होंने हार्म करी हैं। तो फिर वो उससे मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। इसका मतलब जब आप पैदा होने के बाद आपको दिखाई नहीं दिया? ये पैदा होने से पहले ही मेरी आइज़ डैमेज हो चुकी थी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी आइज़ डैमेज हो चुकी थी, तो लोगों ने ये माना कि भगवान के यहाँ से ही ऐसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब कुछ आप मानते हैं कि दवाइयों से हुआ? जी। तो ये जो आपने सर एजुकेशन हासिल किया, फिर कौन सी लिपि में आपने ये एजुकेशन हासिल की? जी, मैंने देवनागरी, पहले तो मैंने ब्रेल लिपि से एजुकेशन ली, जो ब्लाइंड्स के लिए होती है, जिससे ब्लाइंड एजुकेशन ले सकें, जो दृष्टिहीन लोग शिक्षा दीक्षा अपनी ग्रहण कर सकें। ब्रेल लिपि से कहते हैं, जिसके सहारे से वो पढ़ते हैं। तो मैंने भी 12th तक ब्रेल लिपि से एजुकेशन ली। जी सर। और उसके बाद मैंने 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है वो देवनागरी लिपि में किसी की हेल्प से दिए हैं, क्योंकि ब्रेल का मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो जिस वजह से उसमें एग्ज़ाम दे पाना और कॉपी चेक कर पाना वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो हमें एक स्क्राइब प्रोवाइड किया कि हम अपनी स्टडी ब्रेल में करें या रिकॉर्डिंग्स फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में करें, और उसको हम स्क्राइब को बताएं, तो वो हमें देवनागरी लिपि में कन्वर्ट करके वो हमारी कॉपी को एज अ स्क्राइब करेगा, लिखेगा। इसका मतलब आपने जो पढ़ाई की वो तो की इसमें ब्रेल लिपि में किया है, लेकिन आपने अपना जो एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक सहूलत मिला कि आप बोलते जाएंगे और कोई आदमी जो है आपको दे दिया गया जो साथ में लिखता जाए, और उसी माध्यम से आपने जो है वो +2 की सर। +2 BA + MA जो रिटन एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। बाकी थ्योरेटिकल जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम हैं वो हमने खुद ही अपना नॉलेज से करे हैं, लाइक ओरल एग्ज़ाम्स, लाइक प्रैक्टिकल्स, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो हमने खुद ही किए हैं। तो अभी सर आप क्या काम कर रहे हो? कहाँ पे कोई जॉब कर रहे हो या मतलब घर पे ही हो, या कोई संगीत की क्लास लगाते हो, या क्या करते हो? जी, मैं छोटे मोटे ट्यूशन्स देता हूँ, और अभी करंट में मैं पंजाब के एक छोटे से शहर श्री मुक्तसर साहिब में संगीत अध्यापक की जो पोस्ट है उस पर हूँ मैं,
और यहाँ ब्लाइंड एनजीओ है, मैं उनको पढ़ाता हूँ और उनके साथ अपनी म्यूज़िक की नॉलेज शेयर करता हूँ। तो कितने विद्यार्थी हैं आपके पास जिनको आप पढ़ा रहे हैं सर? 12 से 15 विद्यार्थी हैं और हर विद्यार्थी अपने क्षेत्र में बहुत ही टैलेंटेड हैं। कुछ नॉन टैलेंटेड हैं, बिगनर्स हैं, कुछ की बिगनिंग चल रही है, किसी की होने वाली, हर तरह के स्टूडेंट हैं और अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। वो सभी स्टूडेंट पंजाब से हैं या किसी और सूबे से भी हैं सर? जी, अदर सूबे से भी हैं, लाइक दिल्ली से हैं, बिहार से हैं और एमपी से हैं। नॉर्थ इंडियन मतलब जो इस तरफ का जो उत्तर भारत से हैं, ये सारे शहरों से हैं। तो जो सर आपने एमए में किया म्यूजिक का, वो आपने वोकल में किया या इंस्ट्रूमेंट में? जी, मैंने वोकल से वो एमए किया। जी सर। तो सर मैं कि कोई आदमी जो है संगीत सीखना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? जी हाँ, जिसे किसी को संगीत सीखना चाहिए, देखिए संगीत एक साधना है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दाह्य संपत्ति है कि आपको इससे इसे या उससे उसे आपको ट्रांसफ़र होके मिल जाएगी। जी सर। अमूमन आप नॉर्मल स्टडी करते हैं, नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप बुक से वो देखकर याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं या उसकी इमेज को छाप लेते हैं अपने माइंड में, कोई इमेजेस। ये कोई इमेजेस नहीं है, ये एक साधना है, एक मेडिटेशन है, एक योगा जैसे एक मेडिटेशन है। संगीत भी एक साधना है, तो आपको इसे करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आपकी लगन, आपका इंटरेस्ट, आपको सीखने का भाव, समर्पण, डेडिकेशन और फिर उस पर दिया जाने वाला समय, ये तीनों चीज़ आपके पास हों तो आपको बिल्कुल भी कुछ ना आता हो तो आप संगीत सीख सकते हैं। कोई भी संसार में ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये समय आपसे मांगेगा, साधना है ये। तो आपको एक तपस्या तो कुछ टाइम करनी पड़ेगी, बट आपको ये आ जाएगी। सर एक और सवाल मैं सबसे पहले जो, क्योंकि सभी आदमी हम संगीत का सारा दिन नाम लेते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन पूछना चाहता हूं कि संगीत है क्या? संगीत एक्चुअली 2 शब्दों से मिलकर बना है, संग प्लस गीत, यानी जिसमें गीतों का संगम हो, स्वरों का संगम हो, ताल लय मात्राओं का संगम हो और कलाओं का संगम हो। बेसिकली कई लोग अलग अलग परिभाषा देते हैं। कई लोग गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मिलने को संगीत कहते हैं। मैं कहता हूँ इसके अलावा भी संगीत है। हमारे कण कण में संगीत है, पक्षियों का कलरव भी एक संगीत है। हम जो निरंतरता अपना दिनचर्या, रूटीन, डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, वो भी एक संगीत है। आप किसी काम को लेट करें तो आपकी लय, ताल, आपका पूरा रोटेशन आपका बिगड़ जाता है। तो इसमें भी लय है, मात्रा है, ताल है, एक समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, एक आपस में परस्पर एक काम से दूसरे काम का कोऑर्डिनेशन है। तो इसको भी करने का अपना एक तरीका है। तो इसको भी हम संगीत कहते हैं कि आपको इसको करने में मज़ा आए। संगीत को भी सुनने में मज़ा आता है, वो काम जो आपको करने में मज़ा आए, वो आपको लय, ताल का ज्ञान कराती है, तो उसमें भी तो संगीत है ही। पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं आप, कहीं गार्डन में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पक्षी अपनी आवाज़ से, जानवर कलरव करते हैं अपनी आवाज़ से, तो उसका भी एक अपना मज़ा है। तो कर्ण प्रिय वाणी जो आपको सुनने में आनंद दे, वो संगीत है। मेरी परिभाषा यही कहती है। बाकी एक बुकिश लैंग्वेज, जो करेक्ट डेफिनेशन संगीत की देखा जाए तो 3 कलाएं हैं हमारे संगीत में, गायन कला, वादन कला और नृत्य कला। जो ये तीनों कलाएं मिल जाती हैं, इन तीनों कलाओं को समावेश जब हम कर देते हैं तो एक संगीत का निर्माण होता है। तो ये बेसिकली एक संगीत है। सर ये जो शास्त्रीय संगीत का बारे में सुनते हैं, ये शास्त्रीय संगीत और संगीत में क्या अंतर है सर? संगीत में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रीय संगीत और जो नॉर्मल संगीत है, थोड़ा सा अंतर हम कर सकते हैं। शास्त्रीय संगीत शास्त्रीयता के नियम से बंधा होता है, जिसमें आपकी आवाज़ लगाने की क्रिया, रियाज की क्रिया, स्वर लगाने की क्रिया, प्रॉपर रागों का ज्ञान, प्रॉपर रागदारी और
पूरी लय ताल स्वर की ज्ञान आपको ज़रूरी होती है। और सेम ही जो साधारण संगीत है उसमें भी आपको लय ताल का ज्ञान होता है, लेकिन उतना नहीं। उसमें आपकी आवाज़ जितनी मधुर होगी, आपको लय ताल का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति जितनी अच्छी होगी, आपका कंठ जितना अच्छा होगा आवाज़, तो उसको आप गा सकते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत है वो एक शास्त्रीय नियमों से बंधा हुआ है। उसके लिए प्रॉपर एक टेक्निक होती है, ट्रेनिंग होती है, साधना करनी होती है, तो तब वो आता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आम जो आदमी है, कि आम जो व्यक्ति जिसको स्वर के बारे में ज्ञान नहीं, ये स्वर क्या होता है? स्वर आवाज लगाने की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हर आवाज लगाने का उताराव और चढ़ाव होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जब हम टेरेस पे जाते हैं तो उसमें कई सीढ़ियाँ उसको पार करके हमें उस टेरेस पे मंजिल मिलती है। संगीत में इन स्वरों के नाम हैं। भूतपूर्व नाम इनके षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद थे। आज के बदलते स्वरूप में इनको छोटा कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा नाम याद रख पाना या उसको गा पाना सहज नहीं था। तो विद्वानों ने इनका संक्षिप्त रूप सा, रे, गामा, पा, धा, नी, एक एक पहला अक्षर लेकर, सा से षडज से इन्होंने सा को ले लिया, ऋषभ से रे को ले लिया, गंधार से गा को ले लिया, मध्यम से माँ को ले लिया, पंचम से पा, धैवत से धा और निषाद से नी। तो ये मिलकर बने सारे गामा पा धा नी। तो इनके अलग अलग नाम हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी है आवाज़ लगाने की। सा का एक, जैसे हमारा एक नाम अलग है, मेरा नाम सूरज है, किसी का नाम हर्षिद होगा, किसी का नाम रईस होगा, किसी का नाम नुसरत होगा। तो अलग अलग नाम होंगे, उनके अलग अलग नाम के साथ उनके किसी के ओहदे होंगे। कोई पुलिसमैन होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई मिस्त्री होगा, कोई वकील होगा। तो इसी तरह स्वरों के भी नाम हैं, उनकी एक योग्यता है कि कौन कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो आवाज़ लगाने का एक स्लॉट है, और जो सुर है उस आवाज़ लगाने की क्रिया को सुर कहते हैं। जैसे हमने कोई सुर लगाया, सा, अब पा लगाया, पा, उसकी एक आइडेंटिटी अलग है कि वे बीच का सुर है इसका। लेकिन ये सुर क्या है? ये साउंड जो हमें सुनाई दे रही है। सुर और स्वर में ये है, स्वर एक पर्टिकुलर स्लॉट है और सुर उन स्लॉट स्वरों की आवाज़ है। तो ये सुर और सुर के बीच का बारीक सा संबंध है, लेकिन ये बहुत ही मेजर संबंध है जी। सर, संगीत में जैसे हम अक्सर ही सुनते हैं या लोग बोलते हैं कि जैसे आपने बताया कि हम ये इस राग में ये गाना गा रहे हैं, तो राग, संगीत के बीच में राग की क्या है अहमियत है? क्या राग के बिना भी गाया जा सकता है या राग में ही गाना जरूरी है? जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राग क्या है? एक शास्त्रीयता के नियम को जोड़ता है। राग एक आधार है संगीत का, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप राग से हटकर भी गा सकते हैं। आपकी स्वर मिठास गाने में क्या है, कंपोजिशन क्या है, वो राग से हटकर हो तो भी वो गाई जा सकती है। आज के शास्त्रीयता के नियम नहीं, भाव, इमोशंस क्या कह रहे हैं, तो आप बिना राग के भी आप गा सकते हैं, जिसको सुगम संगीत हम कहते हैं। तो उसमें एक रागदारी इतनी ज़्यादा नहीं होती, सिंपल से शब्द होते हैं। जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना है कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। ये ऐसे भी कह सकते थे मेरे, लेकिन मेरे इसका इस तरह कहने का कि उनको एक दुलार है कि आप मेरे गीत सुनेंगे, मैं आपका मन जीत लूंगा। ये इसको कहने का, मेरे इसको कहने का भाव जो समझ जाए, वो इमोशन है गायकी में। भाव इसमें ये है कि मैं आपका मन जीत लूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे गाने सुने, आप खुद खींचे चले आए, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा। तो उनके स्वर में ये चीज दिखती है। तो संगीत, भाव संगीत और स्वर संगीत, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि राग संगीत आप इसको
ज़रूरी इसके जोड़े, इसी को सीखना ज़रूरी है, तभी आप सीख सकते हैं। सर जैसे आप वोकल के अध्यापक हैं, आपने वोकल कैम्प किया है और वही आप सिखाते हैं, तो मान लो कई आदमी ऐसे हैं जिनकी वोकल अच्छा नहीं होता, लेकिन उसका मन करता है कि मैं संगीत गाऊं, मैं संगीत सुनूं, उसके रोम रोम में, उसके खून की नाड़ियों में जो संगीत वो बह रहा है, वो चाहता है कि नहीं सर मैं तो संगीत सीखना चाहता हूं, तो उसकी आवाज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो गायक बन सकता है? आप कह सकते हैं कि आप अभ्यास कीजिए। उस दोहे का उदाहरण मैं यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा जो बहुत अच्छे कवि ने लिखा है, वरदराज जी हैं, या मैं करेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन दोहा मुझे याद है और बड़ा अच्छा दोहा है। करत करत अभ्यास के सिल पर जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास करके जड़ भी तोड़ सकते हैं आप किसी चीज़ को। अभ्यास करके कोई भी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, आप में प्रॉपर डेडिकेशन हो, वो समर्पण का भाव हो, तो आप कर सकते हैं। आप इस तरह की मोटिवेशन दे सकते हैं, उनको अभ्यास भी करा सकते हैं, आप उनको प्रेरित कर सकते हैं, आप उनमें पॉजिटिविटी डालिए कि नहीं आप सीख सकते हैं। तो मेरी पर्सनल रिसर्च है कि वो सीख सकते हैं, मेरे दोस्त स्टूडेंट भी ऐसे सीखे। तो आप उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए। आप उनमें ये भावना मत डालिए, कई लोग डाल देते हैं कि बेटा आपकी आवाज़ तो इंस्ट्रूमेंटल लायक है, आप वो सीखिए। आप उनको कह सकते हैं कि वो भी सीखिए, गाना आप सीखिए जो उसकी प्रायोरिटी है। आप उसको सेकेंडरी में डाल सकते हैं, तो इसके दो फायदे हमें हो सकते हैं कि उसका गाना तो निखर के आ ही सकता है, चांसेस हैं, और उसके अंदर जो टैलेंटेड आपने देखा है कि वो कर सकता है, तो उसको भी आपके एक के साथ दो टैलेंट आपको मिल सकते हैं। तो आप उसको जितना हद से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप उसे मोटिवेट कीजिए। सर जैसे संगीत की अलग अलग विधाएं हैं, गीत है, गज़ल है, ठुमरी है, कुछ और भी होगा, तो ये आप जो है गीत के साथ साथ गज़ल भी गाते हैं या गाते हैं? जी, मैं संगीत की कई विधाओं से जुड़ा हूँ और मुझे अच्छी भी लगती हैं। कई ठुमरी हैं, गज़ल हैं, गीत हैं और भजन हैं, तो मैं सभी चीज़ों से जुड़ा हूँ। ये ठुमरी क्या चीज़ है सर? ठुमरी एक शास्त्रीय संगीत से थोड़ा सा छोटा लेवल होता है, उप शास्त्रीय संगीत। जैसे स्कूलों में प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल होते हैं या प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो उसी तरह का संगीत में भी ये कैटेगराइज होती है, उप शास्त्रीय संगीत। तो ये ठुमरी उसी विधा के अंतर्गत है, शास्त्रीय संगीत में है लेकिन वो उप शास्त्रीय संगीत में है। उसमें रागदारी नहीं होती, उसमें राग के नियमों में रहकर भावों को आप व्यक्त करते हैं, राग से नहीं हट सकते आप उसमें। लेकिन इसमें आपको प्रॉपर सुर भी लेना पड़ता है। शास्त्रीय संगीत में ताने भी लेनी करनी पड़ती, गमक भी लेनी पड़ती है, जितनी भी ये टर्म्स होते हैं, खटका, मुर्कियाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेनी पड़ती, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती। इसमें भावों और शब्दों का खेल है। जैसे एक ठुमरी है, याद पिया की आए हाय राम, याद पिया की आए, या फिर आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना, या फिर नदिया किनारे मोरो गाँव, कौन गली गयो शाम हाय, कौन गली गयो शाम मोरा शाम मोरा शाम। इस वाली गायकी में इसकी चिंता व्यक्त हो रही है, जो शाम के लिए चिंतित है। मोरा शाम नदिया किनारे मोरो गाँव। विवशता है। एक ठुमरी और है, बहुत चर्चित है, भजन रूपी ठुमरी का रूप। आजकल के भजन को भी ठुमरी का भी रूप दे देते हैं। जो विद्वान हैं, संगीत के बहुत बहुत भांति भांति के प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने एक भजन को कितना सुंदर ठुमरी का प्रयोग किया है, ज़रा वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, एक बैकग्राउंड। जी सर।
ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। भावार्थ इसका यह है कि राम जी पायल पहन के पैंजनियाँ जो होती चल रहे हैं ठुमक ठुमक, तो उनसे रानियों से रहा नहीं जा रहा है लोगों से, तो वो अपने भावों को इस व्यक्त कर रहे हैं, तो वो स्वरों के माध्यम से इन्होंने व्यक्त कर किया कितनी खूबसूरती से। तो ये भी चीज़ है, संगीत की अपनी अपनी सुंदरता है, इसमें कोई शास्त्रीयता नहीं है, शब्दों में भावों को व्यक्त है, उपशास्त्रीय संगीत है। तो ठुमरी बेसिकली ये है। सर जैसे आपने ठुमरी 3-4 ठुमरी आपने सुनाई है, तो मेरे को ऐसे मालूम होता है कि जैसे जितनी भी आपने ठुमरी सुनाई है उसमें सभी में वो बिरह से एकदम जो जी, बिल्कुल, इसमें जो वियोग श्रृंगार है, एक्चुअली किसी से बिछड़ने का जो दुख होता है ना, जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, क्या आपका वो बच्चा भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है, एक्स सुन एस कोई भी, जब वो बहुत समय बाद आपसे मिलता है या मतलब आपको छोड़कर जाते हैं, तो आप उनको याद करते हैं, उनके बगैर आपका टाइम नहीं होता, उनकी कमी महसूस होती है, हम सीधे शब्दों में कहें तो। उसको व्यक्त करने के लिए बेसिकली जो ठुमरी गाते हैं, वियोग श्रृंगार इसे कहते हैं। संयोग श्रृंगार एक तो मिलन का होता है, जो प्रणय क्रीड़ा वगैरह के भाव दिखाते हैं, लेकिन जो वियोग श्रृंगार होता है उसमें बिछोह का भाव, बिछड़ने का भाव एक दूसरे से वो दिखाते हैं। तो इसमें विरह और वियोग श्रृंगार, इसका मतलब ठुमरी जो है बिरहा है। विरह है, बिल्कुल राइट। ये आप कह सकते हैं कि संगीत की आपको सार्थकता पता लग गई होगी कि संगीत किस टाइप का है, क्या भाव को किस तरह व्यक्त करता है, जो हमारे डेली जिंदगी में भाव होते हैं इनको किस तरह व्यक्त करता है। तो ये बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। सर मैं ये चाहूंगा कि संगीत में जो अलंकार होते हैं, अलंकार क्या चीज होती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ झलक दिखाइए सर। संगीत में अलंकार एक बहुत ही सुंदर वस्तु होती है, वो उसी तरह परिधान होता है जैसे एक स्त्री या पुरुष सोने चांदी के आभूषण पहन लेते हैं, जो उनके पहने हुए जो सुसज्जित उन्हें लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, वैसे ही संगीत में अलंकार होते हैं। वो जो 7 सुर होते हैं उनको सुंदर बनाने के लिए डिफरेंट वेज में उसकी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो अलंकार होते हैं। आप किसी भी राग में या किसी भी उसमें लेते हैं तो हम शुद्ध ठाट बिलावल राग में हम इसको करने की कोशिश करेंगे। सिंपल हम करते हैं पहले, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये तो सिंपल है। सा रे गा मा पा पा दा धा नी सा सा नी दा दा पा पा मा गा रे सा। अब इनका और बदलता स्वरूप देखिए, सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा दा पा मा गा रे सा। सा गा रे मा गा पा दा पा नी दा सा दा नी पा दा पा मा गा सा। तो उंगलियों के अभ्यास के लिए, हारमोनियम बजाने के अभ्यास के लिए इनका अभ्यास ज़रूरी होता है। तो अलंकार बहुत ही सुंदर चीज़ है और जिसको संगीत सीखने के लिए शुरू में इनका ज्ञान होना, सरगम इसको अलंकार भी कहते हैं, तो सरगम और अलंकार का रियाज होना बहुत ज़रूरी है। सर मैं चाहता हूँ, मेरे मन की मुराद है कि माई नी माए मेरे गीतां दे नैना विचों बिरहों दी रड़क पवे, और हारमोनियम के बिना ही सर आप सुना दो। आता नहीं है, मैं सुनता हूँ वो, क्योंकि पंजाबी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उनके क्लियर प्रोनाउंसिएशन भी शायद नहीं कर, इस गाने के भी मैं नहीं कर पाया, तो वो मेरे थोड़ा वश से बाहर है। लेकिन अगली मुलाकात यदि हमारी चैनल के साथ हुई तो ज़रूर हम इस गाने को आपकी। इसका मतलब आप पंजाबी गाने सुनते हैं बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल सर, आपकी आंखों की रोशनी नहीं है, आप एक संगीत अध्यापक हैं, तो आपकी फीलिंग्स जो है वो आम लोगों से थोड़ी ज़्यादा गहरी होती है। तो आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं या समाज से क्या उम्मीद रखती हैं? देखिए, तो समाज से मैं यही चाहूँगा कि एक तो अच्छा संगीत सुने, और जो फिल्में बन रही हैं जिसमें जो संगीत में उस तरह का संगीत नहीं बन रहा है आज के समय में, जो बनना चाहिए जिसमें मिठास हो, तो उस तरह का संगीत बने। इसके अलावा जो मेरे जैसे विद्यार्थी हैं या संगीत अध्यापक हैं, नेत्रहीन हैं, जो नहीं, जिनको एक्सपोजर कहीं नहीं मिल पाया है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये जन जन तक पहुँचाएँ लोगों तक कि
यहाँ पे कुछ शोज़ या कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं कराएं जिसमें जो सामान्य व्यक्ति और असमान व्यक्ति, असमान नहीं कहूँगा, जो अक्षम व्यक्ति, किसी अंग से अक्षम व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, दोनों के बीच समन्वय हो, दोनों एक दूसरे की कला को, एक दूसरे के भावों को जान सके, दोनों में समन्वय स्थापित हो सके और दोनों में वो प्यार, प्रेम और मोहब्बत बढ़ सके। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र, कुछ प्रतियोगिता, ऐसा नहीं है कि संगीत में ही हो, वो हर कला हो सकती है, कोई डिबेटिंग हो सकती है, कोई कोई कुछ बनाने की हो सकती है, आर्टिफिशियल होती है, जैसे कई लोग क्राफ्ट करते हैं। तो संगीत के अलावा भी और चीज़ें हैं। ब्लाइंड स्टूडेंट या ब्लाइंड लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, ब्लाइंड टेक्नीशियन भी होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो इस चीज़ का इन्हें मौका दिया जाए, राज्य स्तर पर इस तरह की चीज़ें कराई जाएं ताकि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो आगे आ सकें। अध्यापक सूरज वर्मा जी का कहना है कि राज्य स्तर पर कुछ ऐसे कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाने चाहिए कि जिसमें जो मतलब किसी विकलांग व्यक्ति है वो और दूसरे जो सामान्य व्यक्ति है उनके बीच में जो है एक कंपटीशन करवाया जा सके। कोई ऐसा कोई भी किसी भी क्षेत्र में वो मुकाबलेबाजी हो जिसमें आपस में एक दूसरे से आगे आने की जो क्षमता वो भी बढ़े। दूसरे नंबर पे आपस में दोस्ती, प्यार, मोहब्बत का भी एक रिश्ता जो है वो कायम हो। बहुत खूबसूरत ख्यालात हैं इनके। तो ये थे एक संगीत अध्यापक जो आंखों से देख नहीं सकते थे, उन्होंने संगीत के बारे में इतनी बारीकियों से बताया है कि जो मतलब जो आदमी आंखों में से देख सकते हैं उनको भी हो सकता है इतना ज्ञान ना हो। बहुत खूबसूरत, मेरे को बहुत जो है वो संगीत के बारे में जो बारीकियों के बारे में पता चला है। आपको भी उस संगीत की बारीकियों के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। सो ये हमारी जो मुलाकात है वो आपको कैसी लगी, आपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कीमती सुझाव हमें ज़रूर देने। बाकी नाबरबंदे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हम जल्दी ही मिलते हैं किसी और मुलाकात के साथ। तब तक देखते रहिए नाबरबंदे चैनल।